तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि लोकप्रियता लगातार इस प्रदेश के सीएम की बढ़ती जा रही है। पूरे देश में जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं पिछले कुछ समय में सीएम धामी द्वारा, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं और यही वजह है कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार सभी के बीच जो है धामी पॉपुलर हो रहे हैं। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, दीपक रावत जी ओकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम पंचोली जी स्वतंत्र पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र कुमार जी, हम हमेशा से पॉपुलैरिटी की बात करते हैं मुख्यमंत्री के, आखिर वजह क्या है इतने कम समय में मुख्यमंत्री उस स्तर पर पहुंच गए जो कई मुख्यमंत्री आप लोगों के नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, कई मुख्यमंत्री कर पाए नहीं कर पाए ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री होता है, चाहे कहीं से कहीं तक क्या ले लीजिए, चाहे इससे पहले के मुख्यमंत्री ले लीजिए, तमाम जितने मुख्यमंत्री होते हैं वो अपना सर्वोत्तम प्रयास इस प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए वो अपना सर्वोत्तम देते हैं। उसमें फिर एक जो भी ये संस्थाएं ऐसी देती हैं कि रेटिंग देती हैं, वो रेटिंग अपना अलग विषय है, लेकिन एक आम जन से भी अगर रियल में आप रेटिंग देखना चाहें तो आम जन से भी अगर आप पूछना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक अपना जो पॉपुलैरिटी है वो वाकई में है, वो धरातल में दिखती है। उसके कारण कई सारे हैं। देखिए, एक तो 22 साल इस उत्तराखंड को बने हो गए लगभग। जितनी नौकरियां पिछले 20 साल 22 सालों में नहीं मिली उतनी 2 सालों में इन्होंने यहाँ करके दिखाई। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, नई नई योजनाओं को लेके, इस प्रदेश के विकास को लेके, इस प्रदेश की मार्केटिंग जिसे कहते हैं कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इसकी मार्केटिंग जिस तरीके से इन्होंने पिछले एक छोटे से समय में ही, उस समय बहुत सारे लोग हंस रहे थे, मैं देखता था, कांग्रेस के भी लोग थे, बताओ जाके वहाँ पे लंदन में ये क्या कर रहे हैं, बताओ जाके ये जर्मनी में क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये थोड़े थोड़े हिस्सों में जब होती है तो इसका कहीं ना कहीं इसकी मार्किंग चलती रहती है लोगों के मनों में। चाहे एक आम जन हो, एक हायर आदमी हो, वो सभी तमाम चीजें जब एक साथ जुड़ती हैं तो तब ऐसी रेटिंग प्राप्त होती है। देखिए, जिस प्रकार से एक बिजनेस इवेंट यहाँ पे हुआ, इतना जबरदस्त हुआ, लोगों ने सराहा, उसे लेके हंसी उड़ा रहे थे हमारे लोग कई, अरे बताओ इन्होंने दीवारें पोत दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, वो आप सोच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई। यहाँ पे जो व्यापार करने वाला, जो बाहर से व्यापारी व्यापार करने के लिए आता था, और प्लस सख्ती जिस प्रकार से, चाहे लैंड माफिया हो, एजुकेशन माफिया हो, या अन्य किसी भी लेके कठोर निर्णय, जबरदस्त एक्शन, तुरंत एक्शन। पहला राज्य यूसीसी, कितना मुश्किल काम था, उसे करके दिखा। तो कहीं ना कहीं कड़े फैसले हो, जनता के हित में फैसले हो, इस बात से बिल्कुल निडर होके सर्वोच्च प्राथमिकता पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी पब्लिक, जनता, उसके अधिकारों के लिए, उसकी किए हुए वादों के लिए हमने अपनी बात को, अपने विचार को आगे रखना है। लेकिन जनता का हित उसमें कितना है, ज्यादा से ज्यादा हो सके उसे लेके परवाह ये नहीं करनी इसका क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इसके परिणाम फिर इसी रूप में आते हैं, जैसे आप आज रेटिंग के रूप में पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखते हैं। तो आज हमारे प्रदेश का कहीं ना कहीं गर्वान्वित महसूस करते हैं हम। जी, आशीष नौटियाल जी, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आपको क्या वजह नजर आती है? क्योंकि आधे टाइम तो आप लोग आरोप ही लगाते रह जाते हैं मुख्यमंत्री पर, लेकिन जो धाकड़ धामी का नारा दिया जाता है, क्या वजह मानते हैं उसके पीछे? निश्चित, मैं भी धाकड़ धामी की स्पीच सुन रहा था और आपकी बातें सुन रहा था कि धाकड़ धामी जो है पूरी इंडिया में फेमस हो गए और वो अब इंडिया में जगह जगह जाकर प्रचार करेंगे, बहुत बड़े स्टार प्रचारक बन गए। बताएंगे वो जाकर कि हमारे राज्य में एक अंकिता हत्याकांड हुआ, पर मैं इतना धाकड़ हूं कि मैंने नाम नहीं आने दिया वीआईपी का, मैंने रिसोर्ट तोड़वा दिया, उस पर आग लगवा दी, पर मैंने भाजपा के नेता को बचा के रखा। ये होते हैं धाकड़। वो ये भी बताएंगे, मुझे लगता है जब जाएंगे, कि हमारे यहाँ किस तरह विधानसभा भर्ती घोटाला हो,
विधानसभा के अंदर भर्ती घोटाला हुआ, जिसने घोटाला किया उसका तो कुछ नहीं, उसने तो आपने जो व्यवस्थाएं बनी, आपने पैसा खाया, उसका कुछ नहीं, उसपे कोई कार्रवाई नहीं। पर जो आपकी व्यवस्थाओं के तहत नौकरी लगे, उनको नौकरी से बाहर निकालने का काम किया आपकी धाकड़ धामी जी, ये भी मुझे लगता है बताने का। धाकड़ धामी जी मुझे लगता है ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड के अंदर हाई कोर्ट फटकार लगा रहा था, लोकायुक्त नियुक्त क्यों नहीं हुआ, उसको हम टाइम दे रहे थे, हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, पर हमने कहा हमने तो यूसीसी बना दिया, इसका क्या करना लोकपाल का, उसकी चुनौती। जनता यहाँ की आवाज लगा रही है, मुख्यमंत्री के द्वार पर जा रही है, जगह जगह रैली निकल रही है भू कानून की, लेकिन धामी जी उस पर बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि धामी जी ने तो यूसीसी बना दिया। जो किसी ने नहीं मांगा वो धामी जी ने दे दिया, जो जनता ने मांगा वो जनता को नहीं दिया। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने से मतलब है। और ऐसा यूसीसी जिसको ये कहते हैं बड़ा लाभदायक, एक देश एक राज्य, एक देश एक कानून। पहली बात तो यूसीसी उत्तराखंड का मैटर ही नहीं था, ये एक देश एक कानून का मैटर है। दूसरा इन्होंने बना भी दिया तो हमारे यहाँ थारू और भोटिया इनको उसे अलग रख दिया, सबको लाभ देना चाहते हैं पर थारू को नहीं, वो नहीं, वो अनुसूचित जाति, वो उनको लाभ नहीं देंगे, ये लाभ किसी और को। ये भी बताने का काम करेंगे जाकर कि किस तरह से जब उत्तराखंड का युवा रोजगार मांग रहा था तो हमने उस पर लाठियां चलाकर चुप कर दिया, और झूठ मूठ में अपने ही कार्यकर्ताओं को गुलदस्ते लेके आए और बोला कि बाब अब जो युवा है हमसे संतुष्ट हो गए, जबकि युवा थे ही नहीं, इनके कार्यकर्ता इनको गुलदस्ते दे रहे। धाकड़ धामी निश्चित ये भी बताएंगे, क्या बताने के लिए जा रहे हैं। आप एक उपलब्धि बताएं अपनी, आपकी कोई ऐसी उपलब्धि है उत्तराखंड के अंदर जो आपने किया हो। आपने अपने ही 2 सीएम को घेर दिया, 2 क्या 4 सीएम आपके पहले रह चुके हैं, आप कहते हैं 22 साल के अंदर वो नहीं हुआ जो धाकड़ धामी ने कर दिया। बताए, कोश्यारी जी को आपने फेल कर दिया, भुवन चंद खंडूरी को आपने फेल कर दिया, त्रिवेंद्र रावत को फेल कर दिया, तीरथ सिंह रावत को आपने फेल कर दिया। बताएं आप, और एक 5वें एक और थे जो सबसे पहले बने थे, उनको भी फेल कर दिया। आपने बता दिया कि वो सब बेकार थे, सिर्फ काम का है तो एक धाकड़ धामी। ठीक है। और इतना रोजगार दे दिया कि रोजगार की तो गंगा बह गई। बताएं, अभी कुछ समय पहले आपकी आंकड़े हम देख रहे थे कि 6000 रोजगार की आपने बात करी कि उत्तराखंड के अंदर 2.5 साल में 6000 रोजगार दिया। आप जानते हैं आपने कितने लोगों को रोजगार किया? कोरोना काल में जिन्होंने आपको सर्विस दी, आपने उन लोगों को निकालने का काम किया है, नर्सिंग स्टाफ को आपने निकालने का काम किया है। और जब अपने हक की आवाज उठा रहे थे तो आपने डंडे मारे उन लोगों पे, उन महिलाओं के साथ आपने छीना झपटी की, वो हमने देखा है। आज भी राज्य के अंदर आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हड़ताल पर, उनकी मांगे पिछले 4-5 सालों से आप पूरी नहीं कर पाए, त्रिवेंद्र की सरकार से वो मांग पर है। क्या किया आपने? किताब है आपके लिए, मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर किस तरह महिलाओं के साथ, किस तरह युवाओं के साथ, किस तरह पेंशनरों के साथ क्या क्या जाति की, मैं उनको ठीक है आशीष जी, उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। अभी डिस्कशन बाकी है। दीपक रावत जी, आप तुम यहाँ पर जो है क्षेत्रीय दल हैं, आपने जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर अब तक बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, धाकड़ धामी में ऐसा क्या अलग है जो आज पॉपुलैरिटी उनको गेन करवा रहा है पूरे देश में? देखिए, बिल्कुल सही विषय उठाया आपने। धाकड़ धामी में कुछ तो विशेषता है कि हारने के बाद दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। अगर ये विशेषता नहीं होती तो हारने के बाद दोबारा से भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाती। अब ये तो आंतरिक विषय है भारतीय जनता पार्टी का कि वो क्या देखती है पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर या उनके व्यक्तित्व पर। लेकिन उत्तराखंड के लिए ये विषय बड़ा ही चिंतनीय है कि इतने अगर धाकड़ धामी हैं, इतने प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कारण है कि आज बेरोजगार जो है वो प्रश्न कर रहा है, वर्तमान सरकार से प्रश्न कर रहा है। मेरे मित्र नोटियाल जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, आशा कार्यकर्ता रास्ते में है, उपनल वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एकता विहार में आप जाइए, 1 साल से जो कोरोना काल में जो लोग लगे हुए थे जिन्हें बाहर निकाल दिया, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य की स्थिति क्या है कि ये राज्य आज भी 22 वर्षों में सिर्फ केंद्र की योजनाओं पर चल रहा है। राज्य की अपनी योजनाएं कहाँ हैं? और गिनाने के लिए इनके पास क्या है? केंद्र की योजनाएं। उनका भी सही उपयोग क्या गया किसी के पास? आप विषय देखिए ना, ठीक है, जिस भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रही है पुष्कर सिंह धामी जी को एक स्टार प्रचारक के रूप में, और एक अच्छी बात भी है कि अगर देश की कोई लिस्ट बनती है और उसमें धामी जी स्टार प्रचारक बनते हैं तो जो आंतरिक विषय है इस प्रदेश के, उनके बारे में पुष्कर सिंह धामी कभी क्यों नहीं बोलते?
विषय बिल्कुल गंभीर है कि क्या कारण है कि पुष्कर सिंह धामी जी उन विषयों को नहीं छूते जिन विषयों में इस प्रदेश को सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं पूछना चाहूंगा हमारे रविंद्र कुमार जी से कि वो मुझे बताएं और इस प्रदेश को बताएं आज इस चैनल के माध्यम से कि इस प्रदेश को यूसीसी की ज्यादा जरूरत है थी या परिसंपत्तियों का बंटवारा इस प्रदेश की ज्यादा जरूरत थी। 22 वर्षों से ये मामला आज तक लटका हुआ है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी, देश में शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी। दो राज्यों में अगर किसी विषय में कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र का रोल निभाते हुए उसको सॉल्व कर सकती है। क्या कारण है कि परिसंपत्तियों का विवाद आज भी 10 का 10 बना हुआ है? यह विषय विचारणीय है। और क्या यूसीसी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? क्या आज भी हम इसी बात में रहेंगे कि यूपी से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे कि कौन सी चीज आपकी है, कौन सी चीज हमारी है, और इन्हीं चीजों पर लड़ते रहेंगे? ये विषय चिंतनीय है इस प्रदेश के लिए। लेकिन इन विषयों में पुष्कर सिंह धामी जी या इससे पहले पूर्व के जितने इनके मुख्यमंत्री रहे हो, किसी ने इस विषय में कुछ नहीं कर रखा। आज भी अगर ये कहते हैं तो मुलाकात करते हैं, लेकिन परिसंपत्तियों एक दिन उठाइए, परिसंपत्तियों को पूरा इधर से करिए, जिसको जो मिला, जिसको नहीं छोड़ना छोड़ दीजिए, और इस प्रदेश को अपनी परिसंपत्तियों पर हक जो मिलेगा उसके हिसाब से वो उसका उपयोग करेगा। लेकिन ये जानबूझ के इनकी नीति और नियत में प्रश्न उठाना पड़ेगा कि ये जिन विषयों को जो विषय इस प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है उन विषयों पर तो ये चर्चा करते हैं, पर जिन विषयों पे जो इस प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है उन पर ये विषय नहीं करते हैं। अब इस दूसरा प्रश्न आपसे पूछूंगा कि क्या ऊर्जा प्रदेश से कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी डिंगे मारती है कि ऊर्जा प्रदेश है उत्तराखंड, तो क्या यहाँ पर सुदूर जो हमारे 13 में से जो 8-9 जिले हैं या 8 जिले हैं, 9 जिले, उन 9 जिलों में बिजली फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ये बताना चाहिए। बाकी सब जगह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कहती है 450 रुपए का सिलेंडर देगी। क्या उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सिलेंडर मुफ्त में मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो इनका जवाब होता है कि उज्ज्वला, अरे उज्ज्वला तो सीमित लोगों के लिए है। पहाड़ का आदमी होम डिलीवरी में नहीं रहता, उसको अगर या तो कंधे में रख के अपने गांव ले जाना पड़ेगा उस सिलेंडर, या उसको अपने सर पर रख के ले जाना पड़ेगा, और या फिर अपने अगर उसके यहाँ कोई रोड गई होगी तो किसी गाड़ी वाले को पैसे देगा 100-200 रुपए, तब उसके घर में सिलेंडर छुड़ेगा। तो क्या ये मूलभूत सुविधाएं की बात अगर उत्तराखंड क्रांति दल कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी जी से कह रही है कि वो ये इन सबके नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या ये विषय चिंतनीय नहीं है? क्या ये विषय विचार विमर्श के लिए नहीं है? लेकिन नहीं, ये विचार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि राष्ट्र में कौन से इश्यू हैं, राष्ट्र में किस तरीके से किन इश्यू में बुलाया जा सकता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, उत्तराखंड को सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और कुछ नहीं। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, दो तस्वीरें यहाँ पर हैं। जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जब से मोदी सरकार बनी है, मोदी चेहरा है, मोदी के काम पे, मोदी के नाम पे यहाँ पे जो है लोगों को साधा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें मुख्यमंत्री की, तो स्टार प्रचारकों में उन पर विश्वास जताया जाता है। आखिर ये जोड़ी का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या वजह है? देखो, ये कॉम्बिनेशन की बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारकों में रखा गया, उनके संगठन ने, हम उनके संगठन का संविधान नहीं जानते हैं और उनके संगठन में किस तरह का रूल रेगुलेशन है वो तो वो लोग जाने, लेकिन जो सामने दिखाई देता है हम उसकी बात करेंगे कि एक युवा जो अभी उसकी राजनीतिक मतलब बहुत ढंग से फली फूली नहीं है, सामान्य मुख्यमंत्री बना और हमने देखा कि कई मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बाद उनका कहीं पता नहीं चला। इस देश पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे राज्य का मुख्यमंत्री यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बन रहा और राष्ट्रीय स्तर पे उनका नाम है, तो ये किसी भी दल को सीखने की बात है। ये इंजीनियरिंग है कि उस व्यक्ति ने, उस धामी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने अपने संगठन को इतना विश्वास में लाया, इतना विश्वास में लाया कि उनकी बात गांव, क्षेत्र, राज्य और राष्ट्र तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन करती है, तीनों चारों चीजों को लेकर, इसलिए वो अपनी बात राष्ट्रीय स्तर पे कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंजीनियरिंग है और ये किसी भी दल को सीखने की जरूरत है कि यदि कोई दल प्रोग्रेसिव संगठन है, राजनीतिक संगठन है, तो उस राजनीतिक संगठन का चरित्र इस तरह से आगे दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि कोई संगठन है और उसका चेहरा, जो उसका नेतृत्व हमने आज देखा है, कल सुबह उसका विरोध हो गया, परसों वो टूट गए हैं, नरसों उनके साथ के लोग इधर उधर हो गए, फिर संगठन फिर खड़ा हो गया है। तो क्या होता है कि इससे चरित्र दिखता है कि उनके नेतृत्व, उनके दल में उनकी जो तकनीकी है, संगठन की जो तकनीकी है, कहीं ना कहीं उसमें खामियां हैं और उसमें गड़बड़ी हो रही है। तो ये तो
स्वाभाविक है कि यदि यहाँ का हमारे इस छोटे राज्य का मुख्यमंत्री, बहुत जी। छोटा राज्य है हमारा, बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत बड़ा फैलावा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और दूसरे राज्यों के जैसे बड़े बड़े राज्य नहीं, यहाँ तो 70 विधानसभाएं मात्र और 13 जिले हैं। अगर इस छोटे राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर चमकता है अपने संगठन में, तो ये तो स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने अपने संगठन में विश्वास बनाया है, और वो विश्वास कैसे बनाया वो उनका संगठन अच्छे ढंग से बता सकता है। अगर उनके संगठन में 10 लोग भी उनका विरोध कर दे तो मुझे नहीं लगता कि वो संगठन में आगे पहुंचते। जी। 10 लोग भी विरोध कर दे, ये अब वो विरोध कोई कर रहा है, अगर गले से नीचे अपना विरोध रख रहा है तो इसका मतलब वो विरोध करने वाला व्यक्ति वो उसके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, या उसकी अति महत्वाकांक्षा है, या वो सेल्फिश है। तो इनकी जो कला है, जो राजनीतिक कला है धामी जी की, वो ये तो मानना पड़ेगा संगठनों को कि उन्होंने अपने संगठन को विश्वास में लिया है। उन्होंने अपनी जो पावर अलग रखी, मुख्यमंत्री वाली पावर अलग रखी, और संगठन के कार्यकर्ता की पावर अलग रखी। जब वो संगठन में रहते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते वहाँ पर, फिर वो संगठन रहते हैं, वहाँ संगठन के कार्यकर्ता के रूप में दिखाई देते हैं। तो सहज ही एक ग्रास रूट का कार्यकर्ता भी उनके गले लगता है, और जो श्रेष्ठ उनको जो नेतृत्व वाला कार्यकर्ता है, जो शीर्ष कार्यकर्ता है, वो भी उनके गले लगता है। तो कहीं वो भेदभाव नहीं करते, जो उनके संगठन उन पे भरोसा जताया। अब रही उनकी बात कि वो अलग अलग प्रदेशों में चुनाव करेंगे, में जाएंगे और वहाँ पर अपनी बात रखेंगे, तो उनका जो स्वभाव है, उनका जो सेंटिमेंट लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो देखा गया ना उत्तराखंड में। भले वो अपनी पार्टी के बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने किए, लेकिन आम महिला से, आम बच्चों से, आम कार्यकर्ता से जिस तरह से वो मिलते हैं, उनके चेहरे पे कभी भी ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपका चेहरा, आपका मोहरा दिखता है कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। वो बहुत दिल से मिलते हैं। अगर उन्होंने गिंजाला, जिसको हम बोलते हैं, वो जो धान कूटने वाला वो मुसल रहे थे, अगर उन्होंने उसको हाथ में उठाया तो दिल से उठाया कि ये धान कूटने का मुसल है। तो इस तरह से उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की है उसको राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय संगठन, उनके संगठन ने उनको स्वीकारता दी है, और ये किसी भी संगठन की खूबसूरती है, तो वो समझना चाहिए। अब राज्य में विकास क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो प्रतिशोध की जो पार्टियां हैं, जो प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं, वो आप अपनी बात रख रहे हैं, उनके बात में दम है, और वो बस सिर्फ इतना ही दम है कि वो रख रहे हैं, लेकिन उनको और मुझे लगता है कि और मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि जनता भी उनके साथ दिखाई देती है। लेकिन वोट जब पढ़ते हैं तो कम उन पे क्यों पढ़ते हैं, वो ये लोग बता सकते हैं। बिल्कुल। रविंद्र कुमार जी, यहाँ पर तमाम पहलू छुए, आप लोगों की तरफ से जो बातें निकल कर आए, जो काम उन्होंने किए हैं, जो योजनाएं वो चला रहे हैं, जो कठोर फैसले उन्होंने लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो तमाम सवाल भी उठा रहा है। इसको किस तरह से लेते हैं आप लोग? देखिए, विपक्ष ठीक है, विपक्ष का भी लोकतंत्र में होना बहुत जरूरी है। विपक्ष अपनी बात उठा सकता है। सारा चीजें विपक्ष नहीं है, ना सत्ता है ना विपक्ष है। असली लिटमस टेस्ट जो होता है वो जनता की अदालत में होता है। जनता हमें किस नजरिए से देख रही है, जनता हमारे विकास को जो हमने किया है और जो हम बता रहे हैं उस पर विश्वास कर रही है। भविष्य में हम क्या करेंगे उसे वो अपने मनोभाव से उसे स्वीकार कर रही है कि हाँ ये पार्टी कर सकती है। हमने क्या काम किए हैं उन कामों पे उनका विश्वास है। आगे हम क्या करेंगे भविष्य में उसको लेके विश्वास है। हमारी गारंटी को लेके विश्वास है। इस विश्वास की ही टेस्ट में जब हम 2022 में पास होते हैं, उपचुनाव में पास होते हैं, निकायों में, ग्राम सभाओं में, अन्य चुनावों में पास होते हैं, और ये अब ज्यादा दूर नहीं है, 19 तारीख को हमारे यहाँ हो जाएगा, पूरे देश भर में हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल बात हमारे प्रदेश को लेकर ही हो रही है। तो मैं अपने प्रदेश की ओर से, आप अगर जनता के बीच में अगर देखिए, आप दिव्य जी ठीक है, आपके अच्छे सूत्र हैं, नीचे तक आपको हर चीज की नॉलेज है। आप अगर आप ग्राउंड में भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की क्या पोजीशन है। जनता सिर्फ ये देख रही है कि जो मोदी जी ने कहा है कि प्रत्येक सीट 5 लाख के अंतर से जीतेंगे, एक बूथ पे 370 वोटों का अंतर करेंगे,
अपने प्रदेश की कुल टोटल वोटों की 50% अप जाएंगे, बूथों पे 70% से ज्यादा लेंगे, क्या इसमें हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे? सिर्फ जनता इतने को देख रही है, ये तो पता है कि जीत रहे हैं, ये होते हैं या नहीं है। बाकी विपक्ष जो बोल रहा है ठीक है, विपक्ष की बात सर आंखों पर, क्योंकि विपक्षी हमें समय समय पर और अच्छे काम करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित भी करता है, और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अच्छे कामों को नकार के जनता को की भी अस्वीकारता को जो है उसके कोप का भाजन बनता है। देखिए, अगर अच्छा काम किया है कुछ, अगर आप जनता के बीच में जाके कहेंगे ना, ठीक है, आज हमारे प्रदेश के एक नेता का राष्ट्र में डिमांड है, उसे भी सूची में रखा जाता है कि वह भी स्टार प्रचारकों में रहे, तो ये गर्व का विषय है, राजनीति से परे हटके देखने का विषय है। तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है आप करिए बुराई, आप हमारे को आईना दिखाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि वो आईना ऐसा होना चाहिए कि जनता को भी समझ आए। आशीष नौटियाल जी, आप सिर्फ दिक्कत क्या है इनकी, ये किताब तो पूरी लिखने को तैयार है, लेकिन अपना बताने को कुछ तैयार नहीं। आशीष नौटियाल जी, आप लोग कहते हैं यहाँ पर कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन यहाँ तो खुद सामने से बोल दिया कि विपक्ष एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है होना, और हमें कई बार मोटिवेशन भी विपक्ष से मिलता है। दूसरी बात, स्टार प्रचारकों की जहां तक बात रही, आप लोगों ने अभी तक सूची जारी नहीं की, तो आखिर धामी के अगेंस्ट कौन आपका चेहरा है जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? कौन आपकी तरफ से प्रचार प्रसार करेगा? जनता को कैसे बताएंगे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात बोली दिव्या मैडम, और रविंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि विपक्ष का लोकतंत्र में होना बहुत जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र का देश में होना जरूरी नहीं। लोकतंत्र की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी हर दिन लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप देखें किस तरीके से एक स्वच्छ माहौल में जो चुनाव होना चाहिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो फुल फ्लैश तैयार है अपने प्रचार प्रसार के लिए, कोई टेंशन नहीं, सब टेंशन मोदी जी ने ले रखी है, उनकी कोई टेंशन नहीं है। उन्हें क्या रहेगा, तुम चुनाव करो, और विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई आजकल ही छोड़ी जा रही है कि तुम प्रचार नहीं, तुम उसके कागज देखो अपने, कहाँ गए हो कागज 7 साल पहले पुराने, उनको ढूंढने का काम करो। तो ये तो आपका लोकतंत्र है, इसको आप लोकतंत्र बोलते हैं। अब आपने कहा स्टार प्रचारक, हमारी लिस्ट कहाँ है? स्टार प्रचारक की आवश्यकता किसको पड़ती है? जो कमजोर होता है, वो 40 से 50 स्टार प्रचारक की लिस्ट लाता है कि हमारा ये वाला प्रत्याशी ज्यादा कमजोर है, थोड़ा इसको ग्रेस देने का जो काम होता है। पहले कांग्रेस क्यों ले आती थी ग्रेस दे दो। तो अभी इस बार तो आपकी बात हो रही है साहब, अभी तो हमारी बात तो जब होगी तब होगी, अभी तो हम आपकी बात करेंगे। तो स्टार प्रचारक आपके आ रहे हैं, हमारे तो फिलहाल लिस्ट नहीं आई, आपकी आ गई। अब जहां जहां कमजोर है वहां एक के ऊपर एक जुमलेबाज आएगा, कोई किसी तरह की जुमलेबाजी करेगा, कोई किस तरह की जुमलेबाजी करेगा। आपको जरूरत है भाई, पंगु जो होता है उसको बहुत जरूरत होती है सपोर्ट की, तो इनके 5 प्रत्याशी पंगु हैं जिन्हें अति आवश्यक है सपोर्ट। अच्छा, आशीष नौटियाल जी, एक काउंटर क्वेश्चन आपके लिए। आपने कहा कि स्टार प्रचारक की जरूरत उसको जो कमजोर है, फिर विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आते हैं, किसी भी चुनाव में अगर आपके बड़े चेहरे उतरते हैं, तो क्या वो आपकी कमजोरी दर्शाता है या वो संगठन की मजबूती दिखाता है जनता के सामने कि संगठन मजबूत है, आपके सामने है? अरे मैडम, फोन कट गया। चलिए, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे आशीष जी, और यही सवाल पूछेंगे। दीपक रावत जी, यहाँ पर जो आशीष जी ने बात उठाई है कि स्टार प्रचारकों की जरूरत उसे जो कमजोर है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, उन्होंने किस लहजे में बोला और किस संदर्भ में बोला ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन एक बात तो सोचनी है यार, चिंतनीय तो नहीं कहूँगा, सोचनी जरूर है कि अगर पुष्कर सिंह धामी जी इतने ही लोकप्रिय हैं बाहर भी और प्रदेश में भी, तो क्या कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उत्तराखंड की जो उनकी टीम है, उन्होंने प्रधानमंत्री की 3 रैलियां यहाँ मांगी, उससे ज्यादा तो 6 रैलियां आप स्टार प्रचारक जो धाकड़ धामी उनकी करवा देते, तो जनता वैसे ही वोट दे देती। क्योंकि अगर स्टार मान लिया जाए, एक बार इनकी बात को सच मान भी लिया जाए, और हम मानते हैं कि बहुत अच्छे स्टार प्रचारक हैं जिनकी डिमांड बाहरी हो, तो इसका मतलब उत्तराखंड में तो उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी। यह कहावत ऐसी है, चिराग तले अंधेरा, मतलब उजाला सब जगह है, लेकिन जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री है वहां कोई आपको पूछने वाला नहीं, या वहां आपको कोई मानने वाला नहीं।
ये बात लागू हो जाती है अगर ये यहीं पर कम से कम 10-12 रैलियां कर देते। वैसे 5 सीटें हैं, 5 सीटों में ही अगर 10-12 कर घूम जाते तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से किसी स्टार प्रचारक की जरूरत पड़ती भारतीय जनता पार्टी को। और यदि बाहर से भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ रही है, स्टार प्रचारक हमारे धामी जी है उनकी भी जरूरत पड़ रही है, जो दूसरे स्टार प्रचारक है उनकी भी जरूरत पड़ रही है, तो फिर ये चिंतनीय विषय है कि फिर डबल इंजन सरकार 5 साल से कर क्या रही थी? डबल इंजन सरकार 5 साल से कर क्या रही थी? क्या इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको दिखाकर, जिसको बोलकर भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती? अब यही तो विषय है कि इनको पता है कि इनके सांसद जनता के बीच नहीं गए। 30 से 40% जो खर्च कर रहे हैं अपने विकास सांसद निधि, तो कहां से जाएंगे जनता के बीच में? जब जनता के बीच में गए नहीं है, काम नहीं किया है, तो अब इनको स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है उन सीटों में जीतने की। यदि काम किया होता तो स्टार प्रचारक वो सांसद खुद होते। क्या इनमें से कोई पूर्व सांसद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है? आप बताइए, क्या कोई पुराना सांसद इनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है? यदि उसने अपने सांसद निधि खर्च की होती, गोद लिए गांवों को स्वर्णिम बनाया होता, तो स्टार प्रचारकों को खुद व्यक्ति होता। लेकिन कहीं ना कहीं पर जनता के प्रति जवाबदेही के मामले में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निवर्तमान सांसद हैं वो बिल्कुल नगण्य हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को आज की डेट में स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर अपने लिए मत जुटाने के लिए। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा जी, आशीष नौटियाल जी, मैं दोबारा अपना सवाल दोहराऊंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि स्टार प्रचारकों की जरूरत उन्हें जो कमजोर हैं, तो जब आप लोग अपने जो बड़े नेता हैं उन्हें बुलाते हैं, तो क्या वो आपकी कमजोरी दर्शाता है, या बड़े नेताओं को बुलाने का मतलब कि आपका संगठन मजबूत है, जनता के सामने मजबूती से खड़ा है अपनी बात रखने के लिए? देखिए मैडम, जब बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा बुला रही है, हमने तो अभी तक बुलाया नहीं। हमारे नेतृत्व को जब लगेगा कि हमें आना चाहिए तो निश्चित वो आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक की लाइन जो लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखी है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इन पे कर दिखाने के लिए बहुत कुछ था, अगर ये करके दिखाते, पर जब दिखा नहीं पाए तो ये इनके पास एक से बड़े एक जुमलेबाज जो बड़ी अच्छी जुमलेबाजी करते हैं, तो ये उनको बुलाएंगे और दिखाएंगे। हमारा स्टार प्रचारक तो हमारा कार्यकर्ता है, हमारे राज्य की जनता है, जो बता रही है और बोल रही है कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इन्होंने जो राज्य के अंदर हाल बना दिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके लिए हम इनको रखने वाले नहीं। तो जहां तक अभी हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़े पहले आपने ये भी बताया कि मोदी जी के चेहरे पर लोग वोट देते हैं, मोदी जी के चेहरे को पहचानते हैं। देखिए, पहले मोदी जी के चेहरे में और आज के मोदी जी के चेहरे में फर्क है। पहले मोदी जी के चेहरे को लोग देखते थे तो लोग सोचते थे 15 लाख रुपए आने वाला है। अब लोग सोचते हैं 10 साल का समय दिया, मोदी जी के चेहरे को देखते ही 15 लाख याद आता है, कब आएगा। मोदी जी के चेहरे को देखते ही याद आता है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये वही है चंदा चोर जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खा ली, जनता ये देखती। जब मोदी जी का चेहरा देखती है तो वो जनता का बेरोजगार ये सोचता है वही व्यक्ति है जिन्हें 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, और आज आंकड़ा आया आज जिसमें कह रहे हैं बेरोजगारी तो खत्म कर ही नहीं सकते, ये भी आंकड़ा आया। ये गाय की बात करते थे, गौ रक्षा की बात करते थे, और उत्तराखंड के अंदर हमने गाय का हाल देखा है। गायों की आंख निकाल दी गई है इनके द्वारा, इनके जो मेंथ बैठे हुए हैं कड़वा पानी में, आंखें निकाल के जिंदा गायों को दफनाने का काम किया। वीडियो आज भी फेसबुक में आप लोग देख सकते। इन्होंने महंगाई की बात की थी मोदी जी ने, मोदी जी का नाम देखते ही और मोदी जी की शक्ल देख के याद आता है, जब आप वोट डालने जाएं तो गैस सिलेंडर जो 450 रुपए का था उसको हाथ जोड़कर जाए, अब मैंने तो 1100 कर दिया, अब किसको हाथ जोड़कर जाए। इनको देख के बहुत कुछ याद आता है। इनको देख के वो भी याद आता है कि रुपया वहां का गिरता है जहां की सरकार गिरी हुई होती है। जब 60 रुपए में था रुपया डॉलर के मुकाबले, तो हमें कहते थे सरकार गिरी हुई होती है। आज 83 रुपए में आप उठ गए, आप तो और गिरे हुए लोग। आपने 30 रुपए 10 साल में बढ़ा दिए। ठीक है। महिला सुरक्षा याद आती है, सेंगर जैसा मामला, कुलदीप सेंगर जैसा मामला याद आता है कि कुलदीप सेंगर का जब कोई गवाह आता था तो उसको मारने का, कुचलने का काम करते थे। हमें यह याद आता है जब चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव हुए थे, जनता वो भी याद करेगी किस तरह वो अधिकारी सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था और वोटों को खराब कर रहा था। उसमें सीधा हमें मोदी जी का चेहरा याद आता। हमें वो दिन याद आता है जब कहते थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। कहाँ गए वो चौकीदार? कोई एक चौकीदार नहीं मिलता। जब अंकिता हत्याकांड होता है, ये चौकीदार तोड़ने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, प्रेम हमें वो भी याद आता है।
प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर लिस्ट है विपक्ष के पास कि उनको क्या कुछ याद आता है, तो क्या ये मुद्दे सिर्फ विपक्ष तक ही सीमित है? क्योंकि जब आपने जैसे कहा वोटिंग की जब तक बारी आती है तब ये नजर नहीं आते हैं, तो क्या वजह है कि क्या मान लिया जाए ये जितनी खामियां हैं, जितनी कमियां हैं, वो सिर्फ विपक्ष के पास ही हैं, जनता तक पहुंच नहीं पा रही हैं? देखो, मैं एक बात, मैंने आजकल एक गढ़वाली पिक्चर देखी और उस गढ़वाली पिक्चर का नाम है मेरू गांव, और हिंदी भाषी लोग भी इसको समझ सकते हैं, मेरू गांव यानी कि मेरा गांव। उसमें अलग अलग सीन क्रिएट की गई है। उसमें एक सीन है परिसीमन, भू कानून और सत्ता को चलाने वाला जो है, तो उन्होंने एक चीज़ उसमें बोली है कि विकास राजधानियां नहीं करती है, विकास राजा करते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, जो प्रतिशोध या प्रतिपक्ष की जो राजनीति कर रहे हैं, हम लोग राजधानी की बात कर रहे हैं। हमने उस नब्ज को, उस पिक्चर को अगर ढंग से देखेंगे तो हम जितने भी कार्यकर्ता हैं या लेखक हैं, पत्रकार हैं या सो कॉल्ड मीडिया या जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी अलग अलग तरह से चाहते हैं कि अपने प्रदेश का विकास हो, अंतिम व्यक्ति का विकास हो, तो यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ये शब्द को समझने की जरूरत है कि विकास राजधानियां नहीं करती है, विकास राजा करते हैं। और इस देश का इतिहास है जो सामने पे आपको पता होना, इन हम सब लोगों को पता होना चाहिए, पंजाब और हरियाणा कोई राजधानी नहीं है। देखो, हमसे आगे आगे हैं। टिहरी 200 साल तक जिंदी रही, लेकिन टिहरी का विकास नहीं हुआ, विकास पौड़ी का हुआ, चमोली का हुआ। यानी कि राजा और राजधानी वहां बैठे हुए थे, तो टिहरी में बैठे हुए, तो टिहरी का विकास नहीं हुआ उतना। जब हम अक्सर की बात करते हैं तो पौड़ी में सबसे पहले अक्सर आया, जब हम गढ़वाल रीजन की बात करते हैं, और कुमाऊं की बात करते हैं तो सबसे पहले अल्मोड़ा और नैनीताल में अक्सर आया, उसके बाद पौड़ी आया। लेकिन टिहरी बहुत पिछड़ा हुआ रहा, है ना, टिहरी बहुत पिछड़ा हुआ रहा। तो इसलिए क्या है कि हमेशा जो प्रतिशोध की जो भावनाएं होती है या प्रतिपक्ष की जो भावना हो, जो मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे से हम अपने सामने वाले को कितना मोटिवेट कर सकते हैं। और जब हम राजनीति की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो यदि हमने सामने वाले को मोटिवेट कर दिया है और उसने अपना मत, क्योंकि वो तो मत में दिखाई देता है ना, कोई भी राजनीतिक संगठन का जो रिजल्ट है वो मत में दिखाई देता है। अगर वो मत कन्वर्ट हो गया मेरे कहने से, यानी कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, अगर मेरे कहने से कोई मत कन्वर्ट हो गया है और कन्वर्ट होने के बाद उसका नंबर ऊपर आ गया है, वो जीत गया, तो यानी कि मैंने जो बात कही है वो सही है, और मैं जो कहने जा रहा हूं वो भी सही है। क्योंकि सामने वाले ने या हमारे इस पब्लिक ने, जनता ने तो वोट दे दिया ना जी, वो हमारी बात पे बहुत खुश है। तो लबोलुबाम ये है कि हम कितना भी विरोध करें, लेकिन हमारा विरोध सुनने वाला कितना स्वीकार कर रहा है। तो वो फिर वही बात आ जाती है जो मैंने पिक्चर देखी, गढ़वाली पिक्चर, और सब संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को देखनी चाहिए वो पिक्चर। उससे पहले भी उसी डायरेक्टर ने एक पिक्चर और पहले बनाई थी, तेरी सौ करके, मेरू गांव से पहले तेरी सौ, मतलब तेरी कसम, उस हिंदी में हम उसको ये कह सकते हैं। उसमें जो विभत्स क्रूर उत्तराखंड आंदोलन में जो हुआ लोगों के साथ, उसमें दिखाया गया। बजाय कुछ संगठनों ने उसका विरोध किया, लेकिन वो कटु सत्य था। और मैं ये कहता हूं कि साहित्य, संस्कृति और जो हमारे जो ये एक्टिविटीज़ के जो फोक मीडिया के जो हथियार हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाने वाली चीज़ें हैं। तो हम अगर प्रतिशोध में आते हैं, प्रतिपक्ष में आते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं पब्लिक के सामने, तो बाद में वोट में कन्वर्ट होता है, और वोट का जब आंकड़ा बढ़ता है तो उनकी जीत होती है। तो ये इस तरह से मुझे लगता है कि इस तरह से आगे आना चाहिए। और विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि वो मुद्दे बिना सिर पैर के हैं, वो मुद्दे हैं, लेकिन वो उन मुद्दों पे कितनी स्वीकार्यता पब्लिक के पास है, वो उस संगठन की ताकत बताती है। उस संगठन की जो कला है, उसकी जो क्षमता है लोगों को अपने मोटिवेट करने की, वो उसकी ताकत बताती है। अब वो स्टार प्रचारक लाएं या अपने रीजनल जो हमारे स्थानीय स्टार प्रचारक उनको लाएं, या उनकी कला क्या है अपने सामने वाले को खुश करने की कि आपका वोट यहाँ जाना चाहिए। क्योंकि वोट में जब तब्दील होता है ना मुद्दा, तो सफलता दिखाई देती है। बिल्कुल, ये वोट में तब्दीली की जो बात की जा रही है, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि आप लोग अपनी हर रैली में 400 पार का नारा लगाते हैं। रविंद्र कुमार जी, आखिर स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि अभी तक जो स्ट्रैटेजी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, अब धाकड़ धामी का चेहरा, आगे की स्ट्रैटेजी क्या? देखिए, लोकसभा का चुनाव है, तो चेहरा
सही बात तो यही है कि प्रधानमंत्री के लिए हमारे पास नरेंद्र मोदी है, हम तो पहले से अपना कैंडिडेट डिसाइड है हमारा। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे अगर हम वोट मांग रहे हैं, उनके करे हुए कार्यों के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अगर देश का प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आके उत्तराखंड की बोली में बात करके, भाषा में बात करके, उत्तराखंड की लोक संस्कृति का कल्चर को अडॉप्ट करके, उनकी ड्रेस पहन के अगर यहाँ पे वो है लोगों के साथ कनेक्टिंग करता है, तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं। अब जनता उन्हें सुनती है, उन्हें पसंद करती है, इस चीज को लेके अपने बीच का महसूस करती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि हम 2014 में भी 5 हो, 2019 में भी 5 हो, और अब की भी 5 हो। अब की हमारे जीत के अंतर को बड़ा करना है। जीत तो तय है भारतीय जनता पार्टी की, और ये खाली आप इसे ऐसे ना समझे कि हम खाली ऐसी बोल रहे हैं। हमारा जनता के बीच में काम है। और जो हमारे पंचोली जी ने कहा कि विपक्ष की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, जनता इनकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। इनके उठाए हुए मुद्दों को वो जानती है कि ये झूठ बोल रहे हैं जी। अब जब इनकी बातों पे जनता के बीच में असर नहीं, जनता तो छोड़िए, इनके नेता छोड़ के जा रहे हैं इनको। लेकिन पंचोली जी ने तो ये भी बोला ना कि वो मुद्दे ऐसा नहीं है बिना सिर पैर के हैं, मुद्दे तो हैं, उनमें दम है मुद्दों देखिए, मैं पंचोली जी की बात को बिल्कुल भी किसी भी रूप में काटूंगा नहीं। पंचोली जी एक बड़े सीनियर विश्लेषक है और अच्छा इन्हें ज्ञान है इस उत्तराखंड का, पहाड़ का। मैं इनकी बात को काटूंगा नहीं, लेकिन देखिए मुद्दे को अगर है तो मुद्दा तो कुछ भी मैं बोलूं, मेरी जनता अगर बात सुन रही है तो मुद्दा तो वो है ना। बात इस बात की नहीं है। आप लगातार बोल रहे हैं कि सड़क नहीं है, ऊपर पहाड़ पे सड़क नहीं बन रही, विकास नहीं हो रहा। अब जनता जिस सड़क पे को होके जा रही है, अब उसे पता है कि मैं यहाँ देहरादून में यहाँ राट मंदिर में 4-4 घंटे फंसा खड़ा रहता था, अब 2-2 सुरंग है, किसी को निकल के 2 मिनट में ये निकला और पहुंच गया। तो आप झूठ बोलते रहिए, वो तो जा रही है। उसे जब वो वंदे भारत ट्रेन में बैठता है, उसे लगता है यार क्या मजा आ रहा है, कैसी ट्रेन में बैठा हूँ, हाई स्पीड ट्रेनों में, क्या साफ सफाई है स्टेशनों की। तो जनता में तो इनकी झूठ समझेगी। जनता जब बाजारों में निकलती है, साफ सफाई देखती है, स्वच्छता देखती है, अच्छी सड़कें देखती है, चीजों को महसूस करती है। आज लोगों के पास रोजगार की कमी नहीं है। ये ठीक है, अपना नारा लगाया जाए रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, ये इनका विषय। मैं ये भी कहूं कि हमने सबको रोजगार दे दिया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक लोगों को उनकी स्किल के अनुसार लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो आप अगर झूठी चीजों को लेके, मनगढ़ंत कहानियों को लेके अगर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता स्वीकार करेगी कैसे आपको? अच्छा, फिर दूसरे आपका पास्ट, आपने जो कर्म किए हैं देश भर में वो जनता देख रही है। अब देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपका हमारा प्रदेश के मुख्य प्रधानमंत्री आते हैं तो यहाँ पे पूरी यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करके यहाँ पे लोगों के बीच में कनेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, इनके प्रदेश अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इनके खड़गे जी को जब केदारनाथ का प्रसाद देते हैं, वो देखी है ना फोटो, सबने देखी है, वो उसको कैसे करके इग्नोर कर रहे हैं। तो आप बताइए जनता के बीच में क्या असर जाएगा? आप बताइए ना। इस देवभूमि उत्तराखंड की आप सोच सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड को बद्री केदार के अलावा, बद्री केदार, गंगा, गंगोत्री, इनके अलावा आप इसकी रचना को सोच सकते हैं? उत्तराखंड की कल्पना कर सकते हैं? आपका जब आपकी यहाँ के संस्कार संस्कृति का जब आप अपमान करेंगे तो जनता कैसे स्वीकार कर लेगी आपको? ठीक है आशीष जी, ये तो यही वाली बात हो गई कि अब राजनीति पूरी सेंटिमेंट्स पर है, आप सेंटिमेंट पकड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे रविंद्र जी ने कहा है, छोटी छोटी बातें जो आप भी पॉइंट आउट करते हैं प्रधानमंत्री की, वो आपकी पॉइंट आउट हो गई हैं। तो आप जहां पर विकास की बात करते हैं, सेंटिमेंट कहीं खो गया है आप लोगों का, लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रविंद्र भाई की इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि खड़गे जी ने प्रसाद नहीं दिया, आपने उतना ही दिखाया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब मोदी जी बद्रीनाथ आए थे और इनके जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो पंडे हैं,
वो अपनी इनकी किताब होती है, पुरोहित का एक पोथा होता है जिसको लेके बैठे होते हैं, जो भी यात्रीगण इनके अपने आते हैं उसमें साइन करते हैं, वहां का हिसाब रखा जाता है पंडित द्वारा। तो जब वो गेट में बैठे हुए थे, खड़े थे कि प्रधानमंत्री जी मेरे जजमान है, वो आए और वो भी साइन करके जाएंगे, तो उन्होंने उनपे धक्का मारा, ये सबने देखा। मंदिरों के अंदर जब आप लोग हाथ जोड़ते हैं तो किस तरह से आप हाथ जोड़ने के टाइम पर दूसरे को धक्का मारते हैं, किनारे हो जाए, मेरा हाथ जुड़ता हुआ दिखना चाहिए। आपके झूठ और बेईमानी हमने देखी है। सोना चोर पार्टी है आप, आपने मंदिर का सोना चोर दिया, आप किसको बता रहे हैं, क्या भड़का रहे हैं, ये सब बंद करो। जनता आप लोगों को अच्छी तरह से पहचान चुकी है। और आप कह रहे हैं कि हम झूठ बोलते हैं, आपने बताया विपक्ष झूठ बोलता है, कैसे विश्वास करें। अच्छा, विपक्ष क्या झूठ बोल रहा, 450 का सिलेंडर आपने 1000 रुपए नहीं किया। अरे भाई हमने यही तो 52-54 बोला, आपने चुनाव महंगाई लड़ कर दी। चुके हो और आप भाई कह इन रहे हैं सब कि हमने मुद्दों पे। झूठ बोल दिया। कोई नया आप चूरन डॉलर लेकर की आओ, बात- जनता डॉलर ने के- रिजेक्ट कर दिए हैं हम सारे एक मुद्दे चूरन की बात तो आपके। कर रहे हैं। आपने गैस सिलेंडर बढ़ाया, हमने कहा ना बढ़ाया, हमने झूठ बोला तो बताए। आपने अगर 450 का सिलेंडर 200 कर दिया और हम 1000 बोल रहे हैं। अरे भाई झूठ है देश तो भर हमें के बताएं, हम स्वीकार 52-54 करेंगे। चुनाव लड़ चुके हैं। दालों का रेट 50, 60, 70 रुपए से 200 रुपए पहुंचाने का काम किया, हम अगर ये बता रहे तो झूठ क्या है। आज घी जो 300-350 रुपए का मिलता था वो 700 रुपए कर दिया, इसमें हमने झूठ क्या बोला। 50-55 रुपए किलो के चावल 100 रुपए हो गए। अगर हम ये बोलने का काम कर रहे हैं तो झूठ क्या बोल रहे हैं। तो अगर आशीष हम कह रहे हैं नौटियाल आज जी, तक रविंद्र VIP का जी, नाम नहीं बता, रविंद्र जी तो की इसमें झूठ दलील क्या ये बोल रहे है, हैं? रविंद्र जी की दलील ये है कि आप इन मुद्दों पर बहुत चुनाव लड़ चुके हैं, अब कुछ नया लेकर आइए, यानी कि सेंटिमेंट्स लेकर आइए, अब कहां से लेकर मतलब आएंगे। वही, मतलब दंगे करवाएं हम भी आपकी तरह, मतलब दंगे हो देश के अंदर तो मजा आएगा आपको। आपकी तरह दंगे करवाएं, जैसे भाई आपने यहाँ पे भी दंगे ये करवाए भी करा हल्द्वानी के में, आपके जैसे राजस्थान आपने के पूर्णों में मुख्यमंत्री दंगे ने देख करवाए। लिए थे। मतलब हम चुनाव जीतने के राजस्थान लिए के मुख्यमंत्री ने ये भी करा के जनता देख लिए पार्टी थे, जैसी दंगई उसका पार्टी बन रिजल्ट जाए। देख लो आप। हम झूठ बोले, हम जुमलेबाजी करें, ये हम नहीं करेंगे। इस तरह से चुनाव जीतना है तो आपको मुबारक, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आप झूठ बोलते जाए, अगर आप कहते हैं चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना देखिए पड़ेगा तो आशीष हम भाई, बिल्कुल झूठ नहीं करेंगे। आशीष भाई, आप कहते हैं अगर चुनाव जीतने चुनाव के लिए अगर हम जीत देश के रहे अंदर हैं नफरत तो फैलानी जनता पड़ेगी, के तो हम आशीर्वाद से नफरत जीत नहीं रहे फैला हैं। सकते। और अगर नहीं आप जीतना चुनाव, जनता ऐसा को चुनाव इस नहीं जीतना तरीके जिससे से नफरत पैदा होती हो। इस तरीके हमें से नफरत नहीं इग्नोर फैलानी, करने का रविंद्र काम भाई, करेंगे आपकी तो ये नफरत कहीं ना आपको कहीं मुबारक। इस अगर जनता चुनाव जीतने जनार्दन के का लिए अपमान सोना होगा। चोरी करना पड़ता है, जनता तो आप के कह रहे मत सोना को चोरी, हम स्वीकार सोना करिए, चोरी नहीं करेंगे। अगर जनता के चुनाव मत को जीतने के लिए युवाओं पर स्वीकार लाठी चलानी करिए, पड़ती है जीत तो को हम भी लाठी स्वीकार नहीं करिए, चलाएंगे, हार को आप भी लाठी स्वीकार चलाएं। करिए। अगर चुनाव जीतने के लिए पेंशन बंद करनी पड़ती है तो आप पेंशन बंद करें, आप नौकरी से निकालें, हम नौकरी से निकालने वाले लोग नहीं है। हम कोई बेईमानी नहीं करें रविंदर भाई, ये सब बेईमानियां भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। अगर आशीष चुनाव जी, जो जीतने आप के कह लिए रहे हैं अगर पेट्रोल पेंशन लाना बंद हो पड़ता है, जाएगी तो हम वो नुकसान नहीं तो लाएंगे। सत्ताधारी पार्टी को ही होगा ना, मुनाफा कैसे होगा, फायदा कैसे पहुंचेगा इलेक्शन में। अगर कोई चीज बंद हो जाती है, जनता का नुकसान होता है, तो फायदा कैसे पहुंचेगा। देखें, फायदा धन बल से पहुंचेगा, दूसरे की पार्टियों को तोड़ के पहुंचेगा। जो पैसा वहां यूज होना चाहिए उसको अपने खातों में डालो, अपने व्यापारी मित्रों को बढ़ाओ। क्योंकि अब जब जनता को आपकी सच्चाई पता लगेगी, आज में एक मैसेज चल रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो भाजपाइयों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अभी तो खाली मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, आप लोग सत्ता से बाहर होंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, फिर आपको भागना पड़ेगा इंडिया छोड़ के। क्योंकि आपका यहाँ इंडिया में कोई नहीं मिलेगा ऐसा। जो आपके जो भक्त आज कहलाए जाते हैं, जो कहते हैं भाजपा के बहुत बड़े भक्त है, वही भक्त आपके पीछे दौड़ेंगे कि हमने तो आपको क्या समझा था और अब क्या निकले। जिसे समझते थे कोयल, वो कौवा निकला, तो आप कौवे निकलोगे, ये सच्चाई है और जनता आपको विश्वास नहीं करेगी। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, अब ऐसे कई मैसेजेस फ्लोट करेंगे और ऐसे कई मैसेजेस कोड भी किए जाएंगे सभी राजनीतिक दलों द्वारा। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। दीपक रावत जी, क्रक्स क्या है आपके हिसाब से जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुखिया को लेकर। देखिए, ये पोजीशनिंग हो रही है, एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप अपने नेता को बहुत ऊपर बड़ा चढ़ा के दिखाएं। लेकिन जो वर्तमान में पूरे देश में हो रहा है, उसे देख के तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षहीन एक संसद चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के टाइम पे ये विपक्षी लोगों के ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड करवाना,
उनके पुराने मामलों को उठाना, वो भी उस समय, तब लगता है कि एक स्वच्छ परंपरा के तहत ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, तभी वो सवालों के कटघरे में घिरी हुई है। लेकिन ये भी सही है कि जनता के जो विषय हैं ये आज नहीं तो कल जनता के समझ में आएंगे। ये जनता को विश्वास करना है, जनता को देखना है कि वो जो जुमले हैं उन पे ज़्यादा यकीन करती है या जो एक अच्छे जीवन यापन करने में जो परेशानियां उन्हें हो रही हैं उसको दूर करने की बात जो पार्टी करती है उसके साथ जाना है। ये भविष्य घर में ये चिंता सिर्फ जनता को करनी है। अब जनता ही ये डिसाइड करेगी कि वो किन मुद्दों के साथ जाना चाहती है, क्षेत्रीय मुद्दों के साथ या राष्ट्रीय मुद्दों के साथ या वो मुद्दे जुमलों के साथ जो आ रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, फाइनल कमेंट सर। अब मैं तो यही कहूँगा कि आज की जो डिबेट है कि धामी जी बहुत सीनियर हो गए हैं और पूरे देश में प्रचार करेंगे, तो ये उनके संगठन की बहुत अच्छी ये कारीगिरी है और उन्होंने अपने संगठन को विश्वास में लिया है। दूसरे संगठनों को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक तो सब जानती है और पब्लिक के सामने जाना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अन्य संगठन भी ऐसा ही एक अनुशासन बनाएं और ताकि उनके चेहरे, उनके जो नेता वो अलग अलग रूप में सामने आए, सबके सामने आए और उनकी बातों पे लोग विश्वास करें, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए, मैं जनता को कहना चाहूंगा, ये लोग बहुत इधर उधर की बातें करेंगे, वहां के सीएम को यहाँ भेजेंगे, यहाँ के सीएम को वहां भेजेंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन इनके झूठ में बिल्कुल ना आए। ये बहरूपियां हैं और ये आपको लूटने का काम करेंगे। इनके बिल्कुल विश्वास ना माने, सच्चाई को देखें और आंखें खोलकर अपना वोट का अधिकार जो आपको दिया है जनता को, उसका फैसला करें, अपने हिसाब से वोट दें और सच्चे और सही आदमी को। बिल्कुल। रविंद्र कुमार जी, फाइनल कमेंट। देखिए, कानून अपना काम करता है। किसी को भी इस बात को लेके बिल्कुल भी आज़ादी नहीं मिल सकती कि वह कितना बड़ा आदमी है या कितना छोटा है। कानून समान रूप से अपना काम करता है और यही संविधान ने हमें अपने ताकत भी दी है, हमें भी ताकत दी है, एक आम आदमी को भी दी है और कानून को भी दी है। कानून अपना काम करे। और दूसरी बात, जिस प्रकार से तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की ओर आज भारत शिफ्ट कर चुका है और उस संतुष्टि का ही कारण है कि 2024 में भी हम 400 पार के नारे को चरितार्थ करके दिखाएंगे। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। यहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम भी शामिल है, यानी कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्टार प्रचारक की भूमिका में सीएम धामी नजर आएंगे और ये वजह है कि जिस तरह से कठोर फैसले उन्होंने इस प्रदेश में लिए हैं वो चर्चा का विषय देश में बने हैं। वहीं विपक्ष जो है इस पर कटाक्ष भी कर रहा है कि किस तरीके से कमियां जो है वो नजर आई हैं। अब वक्त आएगा जब पोलिंग होगी, जब रिजल्ट्स आएंगे, तब पता चलेगा कि जनता किसके साथ है, किसको अपना मत दिया गया है, क्या सच्चाई है और क्या झूठ। बहरहाल इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।